हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिंह एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 1। द एज ऑफ सोशल चेंज। European society before 18th century. First, society was divided into estates. So 18th century से पहले जैसे फ्रांस में था कि सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड कर रखा था, नोबिलिटी, क्लर्की एंड थर्ड एस्टेट। यूरोप में भी उस टाइम पे कुछ ऐसे ही एस्टेट्स डिवाइडेड थे। सेकेंड, डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। हमेशा की तरह मोनार्क एंड जो मोनार्क है, एरिस्टोक्रेसी है, चर्च है, वही रूल कर रहे थे। थर्ड, इकोनॉमी वॉज कंट्रोल्ड बाय चर्च। यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो चर्च कंट्रोल कर रहा था। सो ये 3 चीज़ों से जो चर्च है एंड मोनार्क को तो फ़ायदा ही हो रहा था, बट हमेशा की तरह जो पब्लिक है उनको बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। First, socialism opened up the possibility of changing the structure of the society. अब लोगों ने भी रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि जैसे फ्रांस में उनके पीपल ने रेवोल्यूशन किया, वैसे हमें भी अपनी सोसाइटी के जो फ्लॉज हैं उनको चेंज करने के लिए कुछ करना चाहिए। द वेव ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड्स इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था वो बहुत सारे वो कॉन्टिनेंट इंटरनेशनली फैल गया। इवन वो इंडिया में भी आया था एंड राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, इन सब लोगों ने इन आइडियाज़ को देखा भी था, पढ़ा भी था। अब वो सोशलिज्म में ऐसा क्या था कि वो इंडिया तक भी पहुंचा एंड इतने बड़े बड़े लोग, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने उस आइडिया को डिटेल स्टडी किया था। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सो द फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ट्रेडिशंस ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। वो तो मेन पार्ट है इस चैप्टर का। रेवोल्यूशन इन रशिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी, वो भी मेन पार्ट है। सोशलिज्म एज अ पावर, एंड दैट इज़ द मोस्ट की पॉइंट कि हम सोशलिज्म को अपनी पावर कैसे बना सकते हैं एक नेशन की। ओके, सो जब ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया है वो आया यूरोप में, सो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। सो मेनली 3 टाइप के लोग थे। सबसे पहले थे लिबरल्स, सेकंड थे रेडिकल्स एंड थर्ड थे कंजर्वेटिव्स। यही 3 लोगों की थिंकिंग में लोग डिवाइड हो गए थे। एंड इन लोगों में डिफरेंसेस कैसे थे? रिस्पॉन्सेस वैरीड फ्रॉम दोज हु वांटेड चेंजेस इन अ स्लो प्रोसेस टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी रेडिकली। द सोसाइटी ब्रॉडली डिवाइड्स इनटू लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, जो कि हमने अभी पढ़ा था। लिबरल्स, सो लिबरल्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। लिबरल्स सपोर्टेड अ सेक्युलर नेशन, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। वो चाहते थे कि लोगों के पास उनका राइट होना चाहिए अपना रिलीजन चूज़ करने का। सेक्युलरिज्म वही तो होता है। अपोज्ड द ऑटोक्रेटिक डायनेस्टिक रूल, वो चाहते थे कि जो राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उस रूल को हटा के हम प्रॉपर इलेक्शंस करवाएंगे। आर्ग्यूड फॉर अ इलेक्टेड पार्लियामेंट्री एंड अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, वो चाहते थे कि उनकी जो गवर्नमेंट हो वो एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, मतलब सब कुछ एकदम फंक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर राजा जो चाहता है वही हो, जो रूल्स हैं वो रूल्स होने चाहिए। थर्ड, लास्ट हो गया पॉइंट, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। उनके अभी तक जितने भी पॉइंट्स थे वो एक डेमोक्रेसी के बहुत अच्छे पार्ट हैं, बट वो डेमोक्रेट्स कैसे नहीं थे लिबरल्स? दे फेल्ट ओनली मैन विद प्रॉपर्टी शुड हैव द राइट टू वोट। वहाँ पे एक ये फ्लॉ हो गया कि वो चाहते थे जिनके ओनली मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को राइट टू वोट मिलना चाहिए इलेक्शंस में। सो यही एक की पॉइंट था जिससे लिबरल्स
डेमोक्रेट्स में काउंट नहीं हुए। रेडिकल्स। अब रेडिकल्स पहले पॉइंट अगर हम रीड करें, वांटेड गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन मेजॉरिटी, सो ये एक पार्ट नहीं है डेमोक्रेसी का, तो वो पहले ही डेमोक्रेट्स नहीं था, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो जो मेजॉरिटी में पीपल है उनके हिसाब से बने। हाँ, लेकिन वो वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे, वो उनका एक डेमोक्रेटिक पार्ट था। अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ फैक्ट्री एंड लैंड ओनर्स, जो प्रिविलेजेस फैक्ट्री एंड लैंड ओनर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को मिलती थी, वो उन्हें अपोज करते थे। वो अभी के नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाई दी जाए, बट वो ये चाहते थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है कुछ लोगों के हाथ में, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी बंटनी चाहिए। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो चेंज ही नहीं चाहते थे। देवर मोनार्क्स एंड देयर सपोर्टर्स, जो मोनार्क है, जो राजा है, एंड उसके सपोर्टर्स वो चेंज नहीं चाहेंगे क्योंकि वो अभी प्रिविलेज में हैं। इन 18th सेंचुरी दे जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी के टाइम पे जब आइडिया फ्रेशली आया था यूरोप में, उन्होंने उसका बहुत उन्हें अपोज किया था कि ये आइडिया ऐसा है वैसा है, ठीक है। बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल। अब जब उन्होंने देखा कि नहीं, जो ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो वो समझ गए थे कि जो चेंज है इसको रोकना तो नामुमकिन है। बिलीव्ड दैट चेंज नीड टू बी ब्रॉट थ्रू स्लो प्रोसेस, पर उन्होंने ये बोला कि जो चेंज है वो धीरे धीरे लाया जाए। एंड उनके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं एंड उनके बैकग्राउंड को कि वो राजा महाराजा की फैमिली से हैं, उसको देख कर ही चेंज लाया जाए। अब अगर हम तीनों ग्रुप्स को ध्यान से देखें तो हम ये बोल पाएंगे कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे चेंज हो, कंजर्वेटिव्स पहले चाहते थे कि चेंज ना हो, बट बाद में जब उन्हें पता लगा कि अभी चेंज आने ही आना है, इसे रोकना नामुमकिन है, इनएविटेबल का मतलब नामुमकिन, उन्होंने बोला कि उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको एक स्टेटस दिया जाए नए गवर्नमेंट में। अब जब ये सब चल रहा था तब एक और चेंज आ गया, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहले तो नई नई सिटीज़ बनने लगी, उससे क्या हुआ, डेवलपमेंट का जो काम है एंड इंडस्ट्रियल रीजन बढ़ने लगा। अब इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे भी हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन यूरोप, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोशलिज्म इन यूरोप को बहुत अफेक्ट किया था। अब हम वो भी पढ़ेंगे कैसे। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले क्या होगा, जॉब्स आएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वो भी आके यहाँ पे फिर जॉब करेंगे। अब जब लोग जॉब करने आएंगे तो पहले क्या था, जैसे अभी तो बहुत सारे रूल्स हैं इस चीज़ के लिए, बट पहले था कि लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे, वो जो वर्कर्स हैं उनकी देखभाल या फिर मतलब उनकी केयर नहीं करते थे। बहुत पुअर वेजेस थे और बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम करवाया जाता था। हाउसिंग बहुत ख़राब थी, सैनिटेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी। इससे उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही थी, उनका मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा था फिजिकल हेल्थ के साथ। अब जब रेडिकल्स एंड लिबरल्स ने ये सब देखा तो उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले। दे सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज। दे बिलीव दैट सोसाइटी विल डेवलप व्हेन, अब उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो इंडिविजुअल फ्रीडम वुड बी इंश्योर्ड, मतलब सबको फ्रीडम दे दो जितने भी वर्कर्स हैं। जो पुअर, इफ़ द पुअर कुड लेबर, और जो पुअर है उसको लेबर में रख लो। इफ़ द वर्क फोर्स इन द कॉमन, क्योंकि वो चाहते थे कि जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, उसको अगर हम हेल्दी रखेंगे, एजुकेटेड रखेंगे, तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ ही होगा। देखो, अगर वर्क फोर्स अच्छी है, अगर जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो अपने आप बढ़ेगा। पर उस टाइम पे ये बात सिर्फ रेडिकल्स और लिबरल्स सोच पाए थे और कोई नहीं। उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने, जो वो हमेशा करते थे, एरिस्टोक्रेट्स की प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ उनको मिलती थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनको मिलती थी, उसको उन्होंने बहुत अपोज किया।
और जो मैन वहाँ पे जो लेबर की तरह काम करने जा रहे थे फैक्ट्रीज़ में, वर्किंग मैन एंड वुमेन रैलीड, उन्होंने रैलीज निकाली 19th सेंचुरी में। वो चाहते थे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए, सीकिंग चेंजेस इन सोसाइटी स्ट्रक्चर। रेडिकल्स एंड लिबरल्स बिकम रेवोल्यूशनरीज। अब जब रेडिकल्स एंड लिबरल्स काम ही रेवोल्यूशनरीज का कर रहे हैं तो उनको हम टर्म भी क्या कर देंगे, रेवोल्यूशनरीज। फर्स्टली they wanted revolution to put an end to the kind of government established in 1815। वो चाहते थे कि जैसी गवर्नमेंट 1815 में लागू की गई थी कि किंग वाली, वो बंद की जाए। वर्क टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया। एंड जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स थे उन्होंने ऐसे कंट्रीज़ में मोनार्क्स को ओवरथ्रो मतलब हटाने के लिए बहुत काम किया था, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने नए नए सॉल्यूशंस बोले जिससे सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो अब हम आगे वही रीड करेंगे। ज्यूसेपी मज़ीनी, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इन 1815 ही कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। क्या अचीव करना था, रेवोल्यूशन। उन्हें इटली में रेवोल्यूशन चाहिए था। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज रीडिंग। इंडिया को भी इंक्लूड करते हुए बहुत सारे लोगों ने इनकी जो रीडिंग्स थी उसे रीड किया था। एंड इनके बारे में हम आगे कब पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे। तो अभी हमें इनको क्लोज कर देना है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. So 19th century के आते आते जो सोशलिज्म है वो बहुत जगह फैल गया था, बहुत वाइडस्प्रेड अटेंशन उसने ले ली थी। अब हम ये सब जब रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वाई वर सोशलिस्ट व अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके दो रीजंस थे। सोशलिस्ट कंसीडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के हिसाब से जो ये सब हो रहा था उनके साथ यूरोप में, उसकी मेन जो रूट है, जड़ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट ओनर्स ही हैं। They wanted rather than a single individual, if society would control property, then more attention would be paid to collective social interest. उनके हिसाब से अगर एक सिंगल आदमी रूल करेगा तो जो वो सोशल इंटरेस्ट, उनकी जो सोशल इंटरेस्ट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। एंड ये काइंड ऑफ साउंड कर रहा होगा डिक्टेटरशिप की तरह, बट ऐसा नहीं था। क्यों, अभी हम वो भी रीड करेंगे। अब हम कुछ सोशलिस्ट विजनरीज के आइडियाज़ रीड करेंगे। तो सबसे पहले थे रॉबर्ट ओन। सो रॉबर्ट ओन sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. सो रॉबर्ट ओन क्या चाहते थे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी। अब आप सोच रहे हो कि कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव इज एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। सो कोऑपरेटिव्स वो होते हैं कि आपने सबने मिलकर काम किया एंड जो प्रॉफिट है वो सब में बराबरी, जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि जो राजा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो नीचे पीजेंट्स हैं उनको कम मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसने जितना काम किया है, जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। वो साथ में काम करते थे कोऑपरेटिव्स। लुइस ब्लैंक का आइडिया भी ऐसा ही सेम था। लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज थे वो चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो उनको एक्सचेंज कर दें। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है। Cooperative societies are associations of people who produce goods together and divide the profit according to the work done by members. Same thing जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। कार्ल मार्क्स, इनका जो आइडिया था वो काफ़ी अच्छा था। He argued that industrial society was capitalist and the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. अब इनका कहना था कि जो वर्कर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है, उनकी जो कंडीशन है वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं वो उनका प्रॉफिट लेते रहेंगे। सो वो चाहते थे कि जो वो भी मतलब सेम ही चीज़ थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही लिंक्ड था, बट उन्होंने आगे उस थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया।
Karl Marx proposed an idea of building a communist society. He argued to overthrow capitalism. Property needs to be controlled by state. So उन्होंने अब क्या बोला कि वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बने, वो कैपिटलिज्म को हटाना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के लोग कंट्रोल करें, स्टेट या फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे लोग कंट्रोल करें। अब कार्ल मार्क्स का मैसेज क्या था वर्कर्स को? वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो capitalism and the rule of private property. Marx believed that workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would triumph in their conflicts with capitalists. A communist society was the natural society of the future. The support of socialism. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. They formed an international body, the Second International, to coordinate their efforts. They set up funds to help members in times of distress. So 1870s में जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, द सेकेंड इंटरनेशनल नाम की एक कमेटी या फिर एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली जो कि फंड्स कलेक्ट करता था एंड फाइट करता था। फाइट किस लिए करता था? डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि सबको चाहिए होती है, बेटर वर्किंग कंडीशंस, राइट टू वोट, इंक्रीज इन वेजेस, लेस वर्किंग आवर्स, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीज़ों के जो राइट्स हैं वो अभी हमारे पास हैं, सबके पास, जो कि एक डेमोक्रेटिक जगह पे रहते हैं। और उन्होंने जो उनके बेसिक राइट्स थे उन्हीं के बारे में उन्होंने मांगा था। Germany. These associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. In 1905, socialist and trade unionists formed Labour Party in Britain and Socialist Party in France. So, एक ही पार्टी नहीं बनी थी, बहुत सारी पार्टीज बनी थी अलग अलग जगह पे। जैसे कि जर्मनी में कौन सी पार्टी बनी थी? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इंग्लैंड में कौन सी पार्टी बनी? इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन ही मान लो, लेबर पार्टी। एंड फ्रांस में कौन सी बनी थी? सोशलिस्ट पार्टी। Till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe, but their ideas and strong figures did shape legislation and parliamentary policies. Governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals. तो सोशलिस्ट ने बहुत ट्राई किया था गवर्नमेंट को चेंज करने का, एक नई गवर्नमेंट सेटअप करने का, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। बट उनके जो आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थी उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था फ्यूचर के गवर्नमेंट के ऊपर।